हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तुषारिका दुबे और मेरी लास्ट क्लास में मैंने कवर कराया था आप लोग सभी को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो आज की क्लास में हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या फिर आगे जाके पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आई कैन अश्योर कि इसके बाद आपको कोई भी और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा का पूरा एक्ट कवर हो जाएगा और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे से अपने सारे प्रीलिमिनरी एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो इसके एमसीक्यूज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the enforcement date of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने आपको दो डेट्स बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एडॉप्शन डेट और मैंने आपको बताई थी एनफोर्समेंट डेट। तो क्या आपको बताइए कि आपका क्या आंसर होगा इसका। देखिए, दो डेट्स होती हैं। एनफोर्समेंट डेट होती है भाई, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका तब बताई जाती है जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है कि इस दिन से हमारा एक्ट को एनफोर्स किया जाएगा। तो इस एक्ट की एनफोर्समेंट डेट क्या है? 26 अक्टूबर 2006। और मैंने आपको इसी के साथ साथ बताई थी अडॉप्शन डेट। अडॉप्शन डेट भी इसकी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन उस पर भी बन सकता है आपका। तो अडॉप्शन डेट हमारे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की क्या है? 13 सितंबर 2005। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखिएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर एनफोर्समेंट डेट पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए 26 अक्टूबर 2006 और एडॉप्शन डेट है 13 सितंबर 2005। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एनी ऑर्डर मेड बाय द कंपिटेंट कोर्ट अंडर द एक्ट इज एनफोर्सिएबल। तो अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है एक्सटेंट क्या है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका हमारा एक्सटेंट है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑर्डर इज इशूड, ओनली इन द स्टेट वेयर ऑर्डर इज इशूड, थ्रू आउट इंडिया, या फिर थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि ये एक्ट हमारा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और सिर्फ स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है कि यहाँ थ्रू आउट इंडिया होगा या फिर थ्रू आउट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को ओमिट कर दिया गया और अब ये एक्ट आपका ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The legal status of the protection of women from domestic violence act 2005 is। अब इसका लीगल स्टेटस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? सब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए इज अ सेकुलर लेजिस्लेशन। तो देखिए, हमारे इस एक्ट में कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि ये एक्ट किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रियम्बल में भी आप देखेंगे कि कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर ही ये एक्ट अप्लाई होगा। इसीलिए ये एक्ट क्या है? सेकुलर लेजिस्लेशन है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या दे रखी है? बी, इनेक्टेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ वुमेन इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन लाइक द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब आपको पता होना चाहिए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है। तो ये बात करता है मेंटेनेंस की, जहां पे वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन सबके मेंटेनेंस की बात की गई है। और यहाँ पे बोला गया है कि इस जो हमारा सेक्शन 125 भी है, ये भी एक सेकुलर प्रोविजन है, क्योंकि ये भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ केस लॉज में भी ये चीज बोली गई थी कि 125 में मेंटेनेंस हर औरत को दिलाया जा सकता है या हर उस पर्सन को दिलाया जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो अगर आप इसमें कुछ केस लॉज भी देखे होंगे आपने, जैसे मोहम्मद अहमद वर्सेस शाह बानो केस, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि 125 सेकुलर प्रोविजन है और ये सारे रिलीजन के इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन ये हर पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है। वैसे ही डेनियल लतीफी का एक केस है जिसमें कोर्ट ने ये सेम चीज बोली थी कि ये जो सेक्शन है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सबके लिए इक्वल है। तो इसीलिए ये जो आपका एक्ट है ये भी आपका सेकुलर इन नेचर है। और हाँ, यहाँ पे देखिए वुमेन के लिए अप्लाई होता है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन। तो इसके प्रियम्बल में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक्ट लाया ही इसलिए गया है क्योंकि
ये एक्ट में आपकी राइट्स बताए गए हैं वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर हाउस होल्ड इज प्रोवाइडेड अंडर। अब देखिए यहाँ पे शेयर्ड हाउस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको आपके जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, क्योंकि ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे दे रखी है, तो इसका आंसर क्या है? ए। क्यों? देखिए, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड में दे रखा है एस और यहाँ पे भी दे रखा है एस, तो शेयर्ड हाउस होल्ड से आप याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन भी कहाँ दे रखी है? एस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आते हैं विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कहाँ पे दिया गया है, तो आपको मैं इसका भी शॉर्टकट बताती हूँ आप कैसे याद रख सकते हो। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सेक्शन 2A है वो बात करता है अग्रीव पार्टी की, तो अग्रीव पार्टी को तो आपको याद ही हो जाएगा कि ए से अग्रीव पार्टी। ठीक है, वैसे ही अग्रीव पर्सन, और वैसे ही अब आप अग्रीव पर्सन केस फाइल करता है तो किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है? क्यों केस फाइल करेगा, है ना? वो अगर उसको उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो रहा है तो वो क्यों केस फाइल करेगा? क्योंकि रिस्पोंडेंट को उसको से रेमेडी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? क्यों चाहिए? किसके लिए फाइल करेगा? क्यों से। तो और क्यों में ही हमारा क्या दे रखा है? रिस्पोंडेंट। आपको याद हो जाएगा इससे, ऐसे आपको आसान रहेगा कि आप भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे दे रखा है। तो ए से अग्रीव पर्सन, और क्यों क्यों फाइल करते हैं आप केस? ताकि रिस्पोंडेंट को आप जो है सजा दिला सके। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कैटेगरी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ अब्यूज फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बहुत सारा बताया था कि सेक्शन कहाँ पे डिफाइन है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। सेक्शन 3 बात करता है हमारे डोमेस्टिक वायलेंस की, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप क्या क्या कवर करोगे। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें आपका फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, इन सब की बात करी गई है। लेकिन एक चीज की वहां पे मेंशन नहीं किया गया है, वो है आपका मेंटल अब्यूज। मेंटल अब्यूज वर्ड को वहां पे नहीं यूज किया गया है, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इमोशनल अब्यूज वहां दिया गया है, वर्बल अब्यूज वहां दिया गया है, इकोनॉमिक अब्यूज वहां दिया गया है, पर मेंटल अब्यूज डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस मे बी गिवन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। तो ये इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन पर्सन जो है आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बता सकता है? तो देखिए, ये एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके बारे में आपका कोई भी पर्सन आपका बता सकता है कि अगर किसी आपके घर के बगल में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मामला है और आपको ये जाके बताना चाहिए, इसकी रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए, तो आप भी जाके कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास उसकी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। तो उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे घर के बगल में ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कमिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Shelter home notified under the act is bound to provide shelter to the aggrieved person on the request of। इसका आंसर क्या होगा? Shelter home notified under the act is bound to provide shelter to the aggrieved person on the request of। तो shelter home जो भी होंगे, जो आपको मैंने बताया था कि जब किसी को घर से निकाल दिया जाता है तो उनको shelter home प्रोवाइड करते हैं। तो shelter home की भी कुछ ड्यूटीज होती है। तो जो shelter homes हैं वो किसके ऑर्डर पर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं? तो अग्रीव पर्सन को। तो इसका आंसर आपका क्या है? ई। आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे भी कर सकते हैं, या फिर अग्रीव पर्सन भी अगर शेल्टर होम में पहुंचता है और किसी बुरी हालत में पहुंचता है तो वो लोग उसे मना नहीं कर सकते कि हम आपको शेल्टर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस से का विक्टिम है तो उस केस में वो भी डायरेक्ट शेल्टर होम जा सकता है और बोल सकता है कि मुझे यहाँ पे रहना है, और या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो क्या बोलते हैं आपका रिक्वेस्ट पे भी उसको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए क्या है, बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर शेल एज फार एज पॉसिबल बी अ वुमन। सेकंड बी क्या दे रखा है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू एक्ट एज प्रोटेक्शन ऑफिसर। सी दे रखा है द डाउरी ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू एक्ट एज प्रोटेक्शन ऑफिसर। और डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जहां पे आपको बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, सेक्शन 8 आपका बताता है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक तो प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, तो वहां लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी एज फार एज पॉसिबल बी वुमेन। ये कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 8 में आपका प्रोवाइडेड है। इसके बाद हम आते हैं which of the following is not the function of the protection officer under the under section 9 of the domestic violence act। तो बताइए प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या फंक्शन नहीं है। तो कल जब मैं आपको ड्यूटीज और फंक्शंस उन लोग के बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको लिस्ट दे दी जाएगी और उसमें से 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस होंगे जिसमें आपका वो बताए जाएंगे जो उनकी ड्यूटीज हैं, और एक कोई ड्यूटी एक्स्ट्रा लिख दी जाएगी जो उनकी ड्यूटी नहीं है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लास्ट पास्ट ईयर्स में पूछा गया है। क्या लिखा है, ऑप्शन क्या है, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। सेकंड है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, टू गेट द अग्री पर्सन मेडिकली एग्जामिन। और डी क्या है, टू ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है इसका, देखिए ये इसकी ड्यूटी है टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन, ये इसको करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, क्या नहीं है उसका फंक्शन, तो ये तो उसका फंक्शन है। सेकंड क्या है, टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ये भी उसका फंक्शन है, ठीक है। टू गेट द अग्रीव पर्सन मेडिकली एग्जामिन, ये भी उसका फंक्शन है। लेकिन टू ऑर्डर फॉर मॉनिटरी रिलीफ, ये उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ कौन कर सकता है, ये तो सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, इसको एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूट कराना तो इसका फंक्शन है, लेकिन ऑर्डर करना इसका फंक्शन नहीं है। ये यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर हो जाता है डी। अब आगे क्या पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट द नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट में बी ओनली वन, such number as state government may consider necessary, not more than 3, और none of the above is correct। तो बताइए, ये भी आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो सेक्शन 8 आपका बात करता है वहां पे मैंने आपको बताया ना कि कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई नंबर नहीं बता रखा है, बस ये बोल रखा है कि जितने भी नंबर चाहें उतने प्रोटेक्शन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सच नंबर एज स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरी। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए नॉट लिखा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जहां पे भी नॉट जैसा कुछ लिखा हो ना, हमेशा उसको या तो आप सर्कल कर लीजिए या फिर आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप ये ना भूलें कि यहाँ पे नेगेटिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या दे रखे, ए any voluntary association registered under the Societies Registration Act 1860, any company registered under the Companies Act 1956, any company registered under any act law, other law for the time being in force, और डी क्या दे रखा है, any woman rendering social service। तो देखिए ये तीनों चीजें डेफिनेशन में दे रखी हैं, सेक्शन 10 की डेफिनेशन में ये तीनों चीजें प्रोवाइडेड है और ये आपकी वहां पे प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी वुमेन रेंडरिंग सोशल सर्विस, इसको आप सर्विस प्रोवाइडर की तरह नहीं, आप सेक्शन 10 की डेफिनेशन में नहीं दे रखा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर इन फेवर ऑफ द अग्रीव पर्सन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट मे बी पास्ड। यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द अग्रीव पर्सन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट मे बी पास्ड, क्या आंसर होगा इसका, कौन पास कर सकता है। मैंने आपको बताया था 5 टाइप के ऑर्डर्स हैं जो कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दे रखे हैं। क्या क्या ऑर्डर्स थे,
PRMCC, मैंने आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में बताया था PRMCC, और कहां से थे 18, 19, 20, 21, 22, 18 से लेकर 22 में। तो 18 में आपका क्या दे रखा है P से क्या होगा आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर और ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, उसके बाद आपका रेजिडेंस ऑर्डर आता है, मॉनिटरी रिलीफ आता है, उसके बाद कस्टडी आती है, फिर उसके बाद आपका कॉम्पनसेशन ऑर्डर आता है। ये सारे ही ऑर्डर आपका कौन पास कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आपका मैजिस्ट्रेट ही पास कर सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है? बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? On an application for obtaining order for relief under section 12 of the act, the magistrate shall not ordinarily fix first date of hearing beyond, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की जाएगी सेक्शन 12 के अंडर मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट हियरिंग कितने दिन में रखेगा, है ना? तो ये मैंने आपको कल बताया था, सेक्शन 12 में कितने दिन, दो डेट्स दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। एक दे रखा है कि फर्स्ट हियरिंग कब होगी, और दूसरा दे रखा है कितने दिन में आपका फाइनल डिसीजन मैजिस्ट्रेट को पास करना है। तो जो फर्स्ट हियरिंग होगी उसका आपका कितने दिन में होगी? 3 डेज के अंदर। जैसे ही उसके पास एप्लीकेशन की रिसीट आती है, वैसे ही उसके 3 डेज के अंदर कोर्ट को फर्स्ट हियरिंग रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है? सी। ठीक है, और जो दूसरी डेट दे रखी थी कि कितने दिन में डिसीजन आना है, तो 60 डेज आपका वहां पे प्रोवाइडेड है सेक्शन 12 में कि 60 डेज के अंदर कोर्ट को पूरा डिसीजन फाइनल देना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है? A notice of date of hearing fixed under section 12 of the act shall be given by the magistrate to, देखिए जब आप सेक्शन 13 पढ़ेंगे, सेक्शन 13 में सर्विस ऑफ नोटिस बताया गया है कि जैसे ही एप्लीकेशन आती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करता है? नोटिस भेजता है। नोटिस वो अल्टीमेटली जाना कहाँ होता है? रिस्पोंडेंट के पास या फिर किसी भी और उस पर्सन के पास जो कि इस केस से रिलेटेड है। लेकिन मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट तो भेजेगा नहीं, तो मैजिस्ट्रेट हमेशा किसको भेजता है? पहले वो नोटिस भेजता है आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो जब आप ये एक्ट में पढ़ेंगे, सेक्शन 13 आप जब पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 13, जो कि आपको बताता है सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में। तो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन आएगी, तो मैजिस्ट्रेट जो है नोटिस भेजेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो कि फर्दर उस नोटिस को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा? रिस्पोंडेंट को या फिर एनी अदर पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द केस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट? तो कौन फाइल कर सकता है 12 में? तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, कोई भी एनी पर्सन कैन फाइल अ केस, और उस एनी पर्सन में आप कौन कौन को ला सकते हो? प्रोटेक्शन ऑफिसर भी फाइल कर सकता है, अग्रीव वुमेन भी फाइल कर सकती है, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीव पर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कोई भी पर्सन सेक्शन 12 में जाके आपका मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the meaning of shared household under section 12? अंडर सेक्शन 2S शेयर हाउसहोल्ड आपको कहाँ दे रखा था? 2S में दे रखा था। तो उसकी डेफिनेशन में इसका डेफिनेशन क्या दे रखी है? तो यहाँ देखिए क्या ऑप्शन ए क्या बोलता है? A household where the person aggrieved lives or at any stage have lived in a domestic relationship either singly or along with the respondent। तो चाहे वो अकेले रहा हो, चाहे वो रिस्पोंडेंट के साथ रहा हो, जहां पे भी वो रह रहा है, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो शेयर्ड हाउसहोल्ड में कवर होगा। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? सच हाउस होल्ड वेयर वेदर ओन्ड और टेनेंटेड, चाहे ओन्ड और टेनेंटेड हो, either jointly by the aggrieved person and the respondent or owned or tenanted by either of them in respect of which either the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity, and includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is a member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, टाइटल और इंटरेस्ट इन द शेयर हाउस होल्ड। तो देखिए जब आप डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2S में, तो ये दोनों ही चीजें वहां पे दे रखी है। ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैजिस्ट्रेट
डायरेक्टिंग द मैटर टू बी रेफर्ड फॉर काउंसलिंग अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट विल फिक्स द नेक्स्ट डेट फॉर हियरिंग। तो देखिए यहाँ पे जब हमने पढ़ा था सेक्शन 14 क्या बात करता है, काउंसलिंग की बात करता है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस में काउंसलिंग करानी चाहिए तो कोर्ट काउंसलिंग भी कर सकता है, लेकिन वो काउंसलिंग जो है 2 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 मंथ से ज्यादा वो काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, और 2 मंथ से पहले ही पहले कोर्ट को अपनी जो हियरिंग है उसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट फर्स्ट हियरिंग के बाद अगर उसको लगता है कि काउंसलिंग कराना है तो वो काउंसलिंग कराएगा, लेकिन काउंसलिंग के बाद भी अगर मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट होगी वो 2 महीने से पहले पहले रखनी होती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। 2 महीने से पहले पहले, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, नहीं, आफ्टर नहीं, 2 महीने से पहले पहले आपको सेकंड नेक्स्ट हियरिंग रख देनी है जैसे ही आपकी काउंसलिंग आपको स्टार्ट होगी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपिटेंट कोर्ट अंडर द डोमेस्टिक रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मीन्स, तो कंपिटेंट कोर्ट कौन सी होगी, तो देखिए सेक्शन 27 मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे मैंने आपको जुरिसडिक्शन समझाया था उसमें आपका क्या दे रखा था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होती है, सेशंस कोर्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन 27। सेक्शन 27 आपका बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कॉम्पिटेंट कोर्ट जो होती है वो होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट स्पीक्स अबाउट, तो देखिए मैंने आपको बताया, पहले मैं बता चुकी हूँ, सेक्शन 18 से लेकर 22 तक आपका बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कितने टाइप के ऑर्डर दे रखे हैं, 5 टाइप के ऑर्डर्स दे रखे हैं, जिसमें आपके क्या क्या ऑर्डर्स हैं, पी, आर, एम, सी, ठीक है। पी से क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर, आर से क्या हो गया, रेजिडेंस ऑर्डर, एम से क्या हो गया, मॉनिटरी रिलीफ, सी से हो गया कस्टडी, और नेक्स्ट सी से हो गया कॉम्पनसेशन। तो इस पे याद रखिएगा 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 किसके बारे में बात करता है, आर, आर क्या हो गया, रेजिडेंस ऑर्डर, तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट में इंक्लूड। अब मॉनिटरी रिलीफ में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे देखिए जब आप इसकी डेफिनेशन अपने बेयर में पढ़ेंगे, अपना बेयर अपने सामने खोल लीजिएगा, बेयर में जब आप देखेंगे तो सेक्शन 20 में बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दे रखी है मॉनिटरी रिलीफ की, जिसमें आपका ये सारी चीजें कवर की गई हैं, द लॉस ऑफ अर्निंग, द मेडिकल एक्सपेंसेस, द मेंटेनेंस फॉर द अग्रीव पर्सन एज वेल एज हर चिल्ड्रन, और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीजें आपके मॉनिटरी रिलीफ में कवर होती है, सेक्शन 20 में ये दे रखा है, बेरक में आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कि ये एक्ट कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 14 और 21, आर्टिकल 14, 15 और 21, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। तो देखिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, जिसमें आपका वुमेन कवर हो जाती है। फिर आर्टिकल 15 आपकी राइट टू इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ वर्क के बारे में बात करता है, जिसका अगर आप सब क्लॉज 3 देखेंगे तो वो बात करता है कि स्टेट के पास राइट है कि वो स्टेट के पास राइट है कि वो किसी भी वुमेन से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल एक्ट लेके आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है। तो इसके अंडर आपका ये एक्ट को लेके आया गया है। और उसके बाद जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 आपकी बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसके अंडर भी आपका ये एक्ट आता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14, 15 एंड 21। इन तीनों आर्टिकल के अंडर जो है आपका ये एक्ट कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर सेक्शन 2Q ऑफ द एक्ट रिस्पोंडेंट मीन्स एंड इंक्लूड। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इस पे मैंने आपको कल केस टॉपिक बताया था। ऑप्शन ए बोल रहा है एनी पर्सन हु इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अग्रीव पर्सन एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought relief under the act
बी ऑप्शन क्या है, मेल पार्टनर व्हेन अग्रीड फीमेल इज लिविंग इन अ रिलेशनशिप विद हिम इन द नेचर ऑफ मैरिज। सी बोल रहा है द फीमेल रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ द अग्रीड वाइफ सीकिंग देयर रिमूवल फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि एक केस था इसमें जिसमें आपको बोला गया था हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ ये चीज बोल दी थी कि एनी अडल्ट मेल पर्सन, जब आप डेफिनेशन देखेंगे वहां लिखा एनी अडल्ट मेल पर्सन, जिसके उसमें कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था एनी अडल्ट मेल। अडल्ट मेल को कोर्ट ने यहाँ पे स्टक डाउन करके कर दिया था एनी पर्सन, यानी कोई भी पर्सन रिस्पोंडेंट हो सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। अगर उसने कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर वो है और उसने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस किया है किसी वुमेन के अगेंस्ट, तो उस केस में उसको हम रिस्पोंडेंट मानेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए, एनी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइन अंडर सेक्शन 2F मीन, ये मैंने आपको सेक्शन कल पढ़ाया था। 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। बी क्या बोलता है, व्हेन दे आर रिलेटेड बाय कंsanguinity, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, अडॉप्शन। सी बोल रहा है फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, और डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सेक्शन 2F में जो डेफिनेशन दे रखी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, उसमें आपकी ये तीनों ही कवर किए गए हैं। कोई भी दो पर्सन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे साथ में रहे सेम शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो उस केस में वो माने जाएंगे कि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में ही माने जाएंगे। अगर when they are related by consanguinity, देखिए मैंने आपको बताया था consanguinity, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज, और या फिर अडॉप्शन। कंsanguinity का मतलब क्या हुआ कि बाय ब्लड, अगर ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू अगर कोई भी रिलेशनशिप में है, या फिर मैरिज के थ्रू कोई रिलेशनशिप में, या फिर इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज जैसे लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर अडॉप्शन, इन चारों में से कोई भी अगर किसी भी तरह से रिलेटेड है, तो उस केस में भी वो आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप में माना जाता है। सी बोल रहा है फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, तो उस केस में भी क्योंकि जॉइंट फैमिली में ब्लड रिलेशनशिप ही तो हुआ, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, और आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीजें आपकी इंक्लूडेड है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, under which section of the act the proceeding is initiated by the aggrieved person who is in domestic relationship with the respondent by filing an application seeking for one or more relief। यहाँ पे देखिए कहाँ पे आप एप्लीकेशन लेके जाते हो, अंडर विच सेक्शन आप एप्लीकेशन, मैंने बताया था प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन 12 से, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर अग्रीव पर्सन या फिर कोई भी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीव पर्सन जो है एप्लीकेशन डाल सकता है, कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने, और वहां से आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेक्शन 12 आपका बात करता है, तो आंसर हो गया ए। इन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट द रिस्पोंडेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2Q ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स, तो सेक्शन 12 में जो रिस्पॉन्ड इन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 एज डिफाइंड अंडर, यहाँ पे देखिए कौन कौन इंक्लूड होगा, तो जैसे कि मैंने आपको रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन कि एनी पर्सन कैन फाइल, एनी पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ इज सॉट, वो आपका रिस्पोंडेंट हो जाता है। तो मेल फीमेल रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड भी इसमें कवर हो जाते हैं, और मेल पार्टनर ऑफ वुमेन भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो कोई भी अगर पर्सन होगा वो आपका रिस्पोंडेंट में माना जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीफ विच कैन बी प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। मैंने आपको 5 टाइप के रिलीफ बताए थे, है ना, तो वो कॉम्पनसेशन ऑर्डर, कस्टडी, रेजिडेंशियल ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन ऑर्डर, और इसके अलावा मॉनिटरी रिलीफ भी आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय कोर्ट अंडर द एक्ट विल बी एन ऑफेंस एज, देखिए ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है अगर 31 के अंडर किसी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का किसी भी रिस्पोंडेंट ने वायलेशन किया या ब्रीच किया, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। पर वो पनिशेबल है तो किस टाइप का ऑफेंस है ना,
तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैंने आपको सेक्शन 32 में क्या बता रखा है कि वो एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएगा अगर किसी भी पर्सन ने इस एक्ट के अंदर किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर पास किया मैजिस्ट्रेट ने और उस प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया तो उस केस में वो पनिशेबल ऑफेंस होता है और वो ऑफेंस कैसा कहलाता है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे पुलिस बिना किसी वारंट के आपको जाके अरेस्ट कर सकती है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं जो कि आपके सीआरपीसी में दिए गए हैं जिसमें कोर्ट जो है बिना कोर्ट के परमिशन के आपको बेल नहीं दी जा सकती और जब कोर्ट आपको परमिशन देगा आपको आपके पास राइट नहीं होता है बेल का, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि आपको वो बेल देगी या नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। maximum penalty for breach of protection order by the respondent under section 31 of the act in terms of imprisonment shall be। तो देखिए वहां पे सेक्शन 31 आपका बात करता है, पनिशमेंट बताता है कि अगर किसी ने भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। तो 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, तो वहां पे दे रखा है 1 year। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 20K तक का फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट पूछा गया है तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फॉर an order under section 19 of the act, an application under section 12 is to be fixed before। यहाँ पे क्या दिया है? 19 के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितने भी ऑर्डर्स हैं वो कौन पास कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम। सिर्फ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट कौन सा मैजिस्ट्रेट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये दोनों ही आपके ऑर्डर पास कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द कोर्ट। क्या ड्यूटी कास्ट करता है? सेक्शन 20 मॉनिटरी रिलीफ के बारे में बात करता है, तो क्या ड्यूटी कास्ट करता है? टू अवॉर्ड अ फेयर एडिक्वेट एंड रीजनेबल मेंटेनेंस व्हाइल कीपिंग इन माइंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द अग्रीड पर्सन हैज यूज्ड टू। या फिर बी ऑप्शन दे रखा है टू रिक्वेस्ट द अग्री पर्सन फॉर सेटलमेंट विद रिस्पोंडेंट। सी क्या बोल रखा है? ए एंड बी बोथ, और डी बोलता है नन ऑफ द अबव। तो देखिए सेक्शन 20 का जो सब सेक्शन 2 है वो स्पेसिफिकली बात करता है कि जो आपका मजिस्ट्रेट है वो जब भी आपका मॉनिटरी रिलीफ पास करेगा तो वो अवॉर्ड करेगा, उसके ऊपर ड्यूटी है कि टू अवॉर्ड अ फेयर एडिक्वेट एंड रीजनेबल मेंटेनेंस व्हाइल कीपिंग इन माइंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द अग्री पर्सन इज यूज्ड टू। तो लेकिन वहां पे ये कहीं पे भी दे रखा है कि टू रिक्वेस्ट द अग्री पर्सन फॉर सेटलमेंट विद रिस्पोंडेंट, क्योंकि ये तो आपका जब आपका काउंसलिंग सेशन रहता है तब कोर्ट एक बार को उनके बीच में काउंसलिंग करा सकता है, लेकिन यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ में कहीं पे भी ये चीज नहीं दे रखी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द कोर्ट to direct a debtor of the respondent to either directly pay the maintenance to the aggrieved person, second है to deposit the maintenance compensation in the court, C है A and B both, और D है none of the above। तो देखिए जब आप सेक्शन 20 पढ़ेंगे, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 6 बात करता है कि इन केस अगर कोर्ट ने मान लीजिए ऑर्डर पास किया, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया, वो मॉनिटरी रिलीफ पास किया, उस मॉनिटरी रिलीफ को जो रिस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट ये पास किया गया था वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ना, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है? तो सबसेक्शन 6 इसकी बात करता है कि अगर रिस्पोंडेंट खुद से वो चीजें पे नहीं करता है, जो मॉनिटरी रिलीफ ग्रांट किया गया है उसको खुद से फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है उसके डेटर को, रिस्पोंडेंट के डेटर को, या फिर बोल सकता है कि जितना भी मेंटेनेंस है to either directly pay the maintenance to the aggrieved person। तो ये बोल सकता है सबसे पहले बोल सकता है कि डेटर को बोल देगा कि तुम जाके सीधे अग्रीव पर्सन को दे दो रिस्पोंडेंट की जगह, और डायरेक्ट अग्रीव पर्सन को दे दो, या फिर वो बोलेगा टू डिपॉजिट द मेंटेनेंस कॉम्पनसेशन इन द कोर्ट। तो दो ऑप्शन उसके पास ऑप्शन देता है, या तो डेटर डायरेक्ट जाके अग्रीव पर्सन को दे दे, या फिर
जो डिपॉजिट कर दे उस मॉनेटरी रिलीफ को, मॉनेटरी जितना भी कॉम्पनसेशन है उसको कहाँ पे डिपॉजिट कर दे, कोर्ट में आके डिपॉजिट कर दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड पी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स। तो देखिए सेक्शन 31 एक्ट आपको मैंने बताया पनिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन होता है तो कितनी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर एज ऑफ इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट shall be an offense and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine or both। देखिए पेनल्टी तो प्रोवाइड करता ही करता है ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहे कोई भी हो, चाहे जो फाइनल ऑर्डर है उसका भी या फिर इंटरिम ऑर्डर भी अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया उसका भी वायलेशन करेगा, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है और उसकी पनिशमेंट कितनी है, 1 ईयर या फिर फाइन और बोथ। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। Next question is, where a protection officer fails to discharge his duty as directed by the magistrate without any sufficient cause, they shall be liable, sorry ये दे है आपका, अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करता है, ये आपका कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 33 की बात कर रहा है। अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी कोर्ट सही से डिस्चार्ज नहीं करता है तो उसको क्या 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 उसके अगेंस्ट किया जा सकता है, क्या उसको डिसमिस किया जा सकता है, क्या उससे कॉम्पनसेशन दिलवाया जा सकता है, या फिर उसको पनिश किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर बोथ के लिए, या फिर उसको सिर्फ फाइन के लिए पनिश किया जा सकता है। तो सेक्शन जो 33 है वो बात करता है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी ठीक से डिस्चार्ज नहीं करता है तो उसको वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, और कितना पनिशमेंट मिलेगा, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलता है, फाइन मिलता है 20K का, या फिर दोनों ही आपको इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन ऑफेंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट इज, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेक्शन 32 में क्या दे रखा है कि जो 31 में, सेक्शन 31 में जो दिया हुआ है ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, अगर ऐसा कोई ऑफेंस कुछ करता है तो वो कैसा ऑफेंस होगा, तो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर सेक्शन 125(3) of the CRPC for getting compliance of the order passed by the magistrate under section 125 of CRPC will have to be followed for executing the order passed by the magistrate। तो अब देखिए ये क्या बात करता है, सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो बात करता है वो हमारी बात करता है मेंटेनेंस की, और इसका जो सबसेक्शन 3 है वो बोलता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट बोला गया है कि उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है, और अगर वो उसका कंप्लायंस नहीं करता है तो उस केस में कोर्ट कैसे कंप्लायंस करा सकता है उससे, कि अगर वो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट वारंट रिलीज कर सकता है कि उसको उसका जो जितना भी कॉम्पनसेशन देना है वो उसको देना पड़ेगा, और अगर उस वारंट का भी वो ब्रीच करता है कि वारंट इशू होने के बाद भी अगर वो जो मेंटेनेंस है वो पे नहीं करता है तो उसको 1 मंथ नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ के लिए कोर्ट जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। तो वही सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे आपका 123 में कंप्लायंस कराने के लिए ऑर्डर किया जाता है, वही सेम प्रोसीजर इनमें से कौन से ऑर्डर को कंप्लाई कराने के लिए किया जाएगा, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस का है और मेंटेनेंस यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ की तरह दिया जाता है जो कि हमारा दे रखा है सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 हमारा बात करता है मॉनिटरी रिलीफ की। ठीक है, तो मॉनिटरी रिलीफ में अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो कोर्ट उसी तरह से उसको कंप्लाई कराएगा जैसे सेक्शन 125 को कंप्लाई करता है, सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट enables the magistrate as it deems fit, as it deems just and proper, क्या क्या दे सकता है सेक्शन 23 में, तो सेक्शन 23 में मैंने आपको बताया था सेक्शन 23 दो चीजों की बात करता है, एक तो कोर्ट अगर चाहे तो इंटरिम ऑर्डर ग्रांट कर सकता है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द एप्लीकेशन कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, चाहे कोई भी कॉम्पनसेशन ऑर्डर हो, चाहे कुछ भी हो,
कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं। इंटरिम ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जो कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो है पास किए जाते हैं। और उसके अलावा कोर्ट क्या कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब सपोज कि प्लेंटिफ आया पर डिफेंडेंट नहीं आया, यानी कि अग्रीव पर्सन तो कोर्ट में जो अग्रीव पर्सन है कोर्ट जिसने एप्लीकेशन पाई, एप्लीकेंट तो आया अग्रीव पर्सन, लेकिन रिस्पोंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगा किसके फेवर में, जो आपका एप्लीकेंट है यानी कि अग्रीव पर्सन के फेवर में। तो ये दोनों ही चीजें सेक्शन 23 में दे रखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 25। सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स, सेक्शन 25 क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी इन फोर्स टिल द अग्रीव पर्सन अप्लाईज फॉर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए जब तक अप्लाई नहीं करता, सेक्शन 18 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन ऑर्डर दे रखा है ना, तो कितने दिन तक वो इन्फोर्स रहेगा, जब तक कि या तो अग्रीव पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंटेम्पलेट्स दैट इन केस देयर इज चेंज इन द सर्कमस्टेंस ऑफ ए केस द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन और रिस्पोंडेंट application made by the person or respondent pass an order altering, modifying or revoking any order passed earlier। तो ये सेक्शन 25 बात करता है, एक बार आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हो गया तो क्या वो चेंज हो सकता है और कैसे कितने टाइम पीरियड के लिए वो एनफोर्स होता है। तो पहला आपका दोनों ही चीजें सेक्शन 25 में बता रखी हैं कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर एक बार पास कर दिया गया तो वो उतने दिन तक के लिए वैलिड रहता है जितने दिन के लिए अग्रीव पर्सन बोले ना कोर्ट से जाके कि इसको डिस्चार्ज कर दीजिए, और या फिर अगर चेंज इन कंडीशन होता है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होता है, कोर्ट को लगता है कि अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट भी कोर्ट क्या कर सकता है, उसको ऑल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या फिर रिवोक भी कर सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर को। तो दोनों ही चीजें आपका सेक्शन 25 में दे रखा है, इसलिए आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद फाइलिंग एन अपील बिफोर द सेशंस कोर्ट। तो मैंने आपको कल बताया था कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हैज बीन इनेक्टेड फॉर द पर्पस, ऑप्शन नंबर ए इज to provide a remedy in civil law for protection of women from being victim of domestic violence and to prevent occurrence of domestic violence in the society. B is to provide an effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victim of violence of any kind occurring within the family. C is A and B both and last one is none of the above. तो देखिए जब आप इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे, इस एक्ट के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड अ रेमेडी इन सिविल लॉ फॉर protection of women from being victim of domestic violence and to prevent occurrence of domestic violence in the society and to provide an effective protection of the right of women guaranteed under the Constitution who are victim of violence of any kind occurring within the family। तो ये दोनों ही पर्पस के लिए इस एक्ट को लाया गया है, ये हमारे किस में दे रखा है, प्रीएम्बल में दे रखा है एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए एंड बी बोथ। तो चलिए यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज कवर हो गए। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आई होप आपका पूरा एक्ट जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने की आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप सारे उन क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे जो आपके प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड है। तो आगे जो नेक्स्ट हमारी क्लास अब आने वाली है उसमें मैं कवर कराऊंगी आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसमें हम उस पूरे एक्ट को कवर करेंगे। और आगे ऐसे ही अगली नेक्स्ट क्लासेस को हमारी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है @lawful achievers। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।